राम राम जी, जय श्री राम। चिदांश अग्रवाल हियर। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके साथ प्रतिदिन रूबरू हो रहा हूँ। आप जानते हैं मेरा चैनल एकेडमिक चैनल है। इस पर हम सोशल, रिलीजियस और फिलॉसफी से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित वेदांत सम्मत विचार रखते हैं। आपके साथ शेयर करता हूँ मैं प्रतिदिन। लंबे वीडियोस होते हैं मेरे, ज्ञानवर्धक हैं, अतः इनका एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी, फैक्ट चेक ग्राउंड पर और 100% ट्रूथ होते हैं। पब्लिक के फेवर में हम बोलते हैं, उनकी कठिनाइयों का समाधान किस प्रकार होना चाहिए इसके विषय में बताते हैं। स्टूडेंट्स को हम संबोधित करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल बदल सकता है। आज विकासनगर उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव का संबंध किस प्रकार एनवायरनमेंट साइंस अर्थात पर्यावरण विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, के विषय में चर्चा करेंगे। और बुधवार को जो घटनाक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, ये अखबार में आज छपा। ये आंधी में तिनके की तरह उड़ा इंसान, ये जो खबर है इस खबर का पूरा, ये हिंदुस्तान अखबार आज का, मैं आपके साथ एक खबर का एनालिसिस उसको डिकोड करता हूँ। ये पूरा, ये एक इंसान उड़ता हुआ दिखाया गया है। ये बरेली का घटनाक्रम है, इसको मैं पढ़कर बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये पूरा, ये किस प्रकार हुआ। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस प्रकार देश को जो है विनाश के और महाविनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है पिछले 12 सालों में, उसका जिक्र करेंगे और बताएंगे आपको इस खबर से संबंधित बात, और वो किस प्रकार उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर के चुनाव में जाकर जुड़ती है। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए विकासनगर के व्यापारियों का, किसको वोट दें किसको ना दें, वो उनका अपना अधिकार है। मैंने जो क्राइटेरिया तय किया है वह मैं आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करके शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल वर्तमान में मेरे हिसाब से सिर्फ एक कैंडिडेट हैं साहब, जिन्होंने मेरी मुहिम का पूरी तरह से स्वागत और समर्थन किया। हमारे वर्तमान अध्यक्ष व्यापार मंडल के श्रीमान श्री संजय गुप्ता जी। मैंने जो क्राइटेरिया तय किया है वह मैं तय करूँगा, आपको अपने हिसाब से अपना तय करना है। लेकिन एक बात तो तय है साहब, खुलेआम मेरी मुहिम का विकासनगर मुख्य बाजार बचाओ अभियान, उसके तहत की गई पूरी कार्रवाई का और भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई का, अभी तक उद्योग व्यापार मंडल का इलेक्शन लड़ रहे सभी कैंडिडेट्स में से सिर्फ और सिर्फ भाई, मेरे बड़े भाई संजय गुप्ता जी ने बिना किसी शर्त के एज इट इज़ जो का त्यों समर्थन किया है। मेरा क्राइटेरिया तय है। अब इस पर चर्चा करेंगे साहब कि ये घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, विकासनगर का इससे क्या संबंध है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या संबंध है, जो परियोजना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित की गई, जिसके विषय में अब जो शिकायत सीधे वहीं पर दर्ज है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जिसके माननीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी हैं। 12 सालों में महाविनाश के कगार पर पहुंच गया है भारत। डीजल पेट्रोल के दाम तो वैश्विक व्यवस्था के कारण बढ़े हैं साहब। 3 रुपये प्रति लीटर डीजल पेट्रोल पर बढ़ा है अभी, और पीएनजी पर 2 रुपये बढ़ चुके हैं। सीएनजी पर, सॉरी, पीएनजी पर अभी बढ़ेंगे। एलपीजी पर छोटे सिलेंडरों पर बढ़ी थे, कमर्शियल पर बढ़ चुके हैं पहले ही, इलेक्शन से पहले। एलपीजी पर अभी और बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल पर भी अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा। पर एक बात जो समझ में नहीं आ रही है साहब, फिर वही कल वाली बात, कल के एपिसोड में और कल के अपलोड किए गए एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जिस देश में, भारत में, इंडिया इज़ नॉट ए रिच कंट्री and developed country, but the
मोस्ट इंडियंस आर वेरी वेरी रिचेस्ट। तो उस देश में, जिस देश के मंदिरों में मात्र टॉप 10 मंदिरों में साल भर से ज़्यादा का सोना डंप पड़ा हो और हम आयात कर रहे हों, तो भैया सरकार जाने और आप जाने ऐसा क्यों हो रहा है। एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दीजिए, मंदिरों में डंप पड़े हुए सोने को मार्केट में ले आइए, डॉलर बचाइए, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाइए, भगवान जी को प्रसन्न कीजिए। भारत को हम माँ कहते हैं, तो आप अपनी माता जी को प्रसन्न कर लीजिए, भारत माता की जय हो जाएगी, वंदे मातरम भी हो जाएगा। खूब करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी वालों की जो आदत है, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। असली में कर लो वंदे मातरम भैया। वो जो भारत के जो टॉप 10 मंदिर हैं, जिनका एक साल के बराबर, सिर्फ एक साल के बराबर निकाल लो भैया, वहाँ तो 4 साल के बराबर तादाद में सोना बैंकों में ऐसे ही पड़ा है ना, लॉकरों में। जिस देश के मंदिरों के पास 4000 टन 40 लाख किलो यानी सोना ऐसे ही पड़ा हो बैंक के लॉकरों में, तो भाई सरकार कुछ समय के लिए, एक साल में हमने पिछले साल आयात किया था 7,21,030 किलो सोना आयात किया था, तो एक साल के लिए आयात पर प्रतिबंध लगा लो, उतना ही सोना। अरे 8 लाख किलो निकाल लो भाई, 40 लाख किलो सोना पड़ा है मंदिरों में। सिर्फ जो है कितना निकालना है, 20% सोना निकाल लो यार मार्केट में। सरकार ऐसा कर सकती है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, कोई नहीं छेड़ेगा आपको। क्राइसिस का पीरियड चल रहा है भारत का, पूरे एक साल विदेशी मुद्रा भंडार बचा लो। 1 करोड़ लोग जो इस सोने के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी चमक बिखेरो, है ना। सोना यानी कि गोल्ड सिर्फ एक मेटल ही तो है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। भगवान जी आपको नहीं रोकने वाले, वो और अति प्रसन्न होंगे, भारत माता भी अति प्रसन्न होंगी। जो बीजेपी वालों से कर रहा हूँ मैं, वही उन्हें बहुत ज़्यादा रहता है ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम करते रहते हैं 24 घंटे। अरे वो असल में वंदे मातरम कर लो भाई। जैसे मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं को कहता हूँ अपने यहाँ कि भाई खाली श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होने वाले। ज्ञान गुण सागर करने के लिए ज्ञान को फैलाना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि श्री हनुमान जी माने क्या, बजरंग बली माने क्या, और उन्हें समझने के लिए उससे पहले श्री राम जी को समझना पड़ेगा। राम माने क्या, राम माने कौन। इसी प्रकार ये जो आप सोना दान करते हैं मंदिरों में, समझना भी पड़ेगा आपको किसके लिए किया, क्यों किया। आपने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सोना दान किया, भगवान जी ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, दान का हिसाब किताब मिल गया, बैलेंस शीट बराबर हो गई। अब वो मंदिर में डंप पड़ा है, आज भारत माता को उसकी आवश्यकता है, तो भैया वो सोना वहाँ से निकाल करके उसे मार्केट में फ्लोट कर दो। क्यों आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो, 15% इंपोर्ट ड्यूटी आपने बढ़ा दी, क्यों आप उन बेचारे छोटे और मंझोले सोने के कारोबारियों के पेट पर लात मारना चाहते हो, क्यों आप इस कारोबार में लगे 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करना चाहते हो। यार भगवान जी से प्रार्थना कर लो, इसमें तो प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कहने के आपको। भगवान श्री पद्मनाभ जी अर्थात लक्ष्मी नारायण भगवान कुछ नहीं कहने के आपको, कोई डरने की आवश्यकता नहीं उनसे। पुत्र हैं आप उनके, पिता हैं वो, हमारे जगत के पिता हैं, और लक्ष्मी माता जगत की माता हैं भैया। माता पिता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप चोरी नहीं कर रहे मंदिर में से, आप निकाल रहे, आप उनकी आज्ञा लेकर उसको निकाल सकते हैं। 20% निकाल लो भाई, 800 किलो निकाल लो, बाकी रहने दो उनके पास ही, मंदिरों के पास, टॉप 10 मंदिरों के पास ही इतना पड़ा है। किसी ज़्यादा मंदिरों को छेड़ने की आपको आवश्यकता नहीं कि देश के 4000 मंदिरों को छेड़ने की आपको आवश्यकता है। टॉप 10 मंदिरों के पास ही इतना सोना है कि वो एक साल के लिए आपकी इस पूरे चक्र को, सर्कल को ठीक कर देगा, व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़ा देगा, आपके डॉलर्स बचा देगा, और जो क्राइसिस चल रहा है उसको समाप्त करेगा। और ये जो आपको तेल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, पिछली सरकार की गलतियों से बढ़ाने पड़ रहे हैं। वैसे तो भैया ऐसे ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के महाज्ञानी हैं, वो 2013 का वो उठा लाए सरदार मनमोहन सिंह जी का, हम जानते हैं भाई जी। मैंने भी इकोनॉमी जो है पीछे वाली सीट पर बैठ के नहीं पढ़ी है, अगले वाली सीटों पर बैठ कर ही पढ़ी है। M.Com हूँ मैं, MA कर रखा है मैंने
फ़िलॉसफी से एमए कर रखा है मैंने, सोशोलॉजी से डबल एमए एमकॉम हूँ भाई, ढंग से पढ़ाई कर रखी है। एज ए फ़िलासफ़र, सोशियो रिलीजियस कमेंटर रोटेटर होने के नाते स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ भाई, ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो होता है 36.6 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस। इसको फ़ारेनहाइट में साइंस के स्टूडेंट तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और अभी नीट की परीक्षा हुई, पेपर रद्द हुआ सरकार की खुलेआम भ्रष्टाचार के कारण। एनटीए ने जो अभी नीट कराई 2026 3 मई को हुई थी, वो परीक्षा रद्द हो गई। उन बच्चों के दिल पर क्या बीत रही होगी को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, वो सारे हमारे बच्चे ही हैं भाई। 55 की उम्र में तो वो सारे हमारे बच्चे ही हो गए। तो हमारे बच्चे जब 28, 29, 30 साल के हो गए तो वो सारे हमारे बच्चे ही हैं, बल्कि उनसे भी छोटे हैं अभी। तो वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो मेडिकल साइंस में जो हमारे शरीर का एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो होता है 97.9 फ़ारेनहाइट डिग्री से लेकर 99.0 फ़ारेनहाइट के बीच होता है। 36.6 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना तापमान झेलने के लिए ही हमारा शरीर बना हुआ है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ऐसा मत समझ लेना ये भगवान जी ने स्पेशल बनाया है। ये मनुष्य का अहंकार है जो स्वयं को बोलता है कि मैं कुछ खास हूँ, मैं स्पेशल हूँ। और ये जो पुराणों में लिखा हुआ है ना, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। अरे भाई 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद वो जानवरों, पेड़ पौधों और कीटों पतंगों की सबकी भोगने के बाद मिलता है ना। तो पैदा तो मिट्टी से ही होते हैं ना, तो उस मिट्टी के जो अंश में है जब जन्म लेता है मनुष्य तो सारे आते हैं, कुछ स्पेशल नहीं है, मिट्टी है ये भी। तो इसका जो टेम्परेचर है शरीर का, वो तापमान झेलने के लिए जो बना हुआ है प्रकृति के अनुकूल, वो है अधिकतम 36.6 और से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 97.9 फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अधिकतम अधिक से अधिक अगर आप झेल लें तो शरीर 38 डिग्री सेल्सियस अर्थात 100 डिग्री के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर, जिस पर पानी उबल जाता है, बॉइल्ड होता है ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी बॉइल्ड हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल्ड होता है, लेकिन शरीर का टेम्परेचर को 38 डिग्री सेल्सियस तक झेलने की अक्षमता होती है। तो उस 37.2 से मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस तक, मेडिकल साइंस की भाषा में, इसके बाद आपको बुखार आ जाता है। और जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है पूरे दिन बदलता रहता है। सुबह को थोड़ा कम, दोपहर में थोड़ा ज़्यादा, शाम को फिर थोड़ा कम और रात्रि में और कम हो जाता है। अब पूरे वर्ल्ड में जो वो एक प्लेनेट है जिस पर जीवन है, उसका नाम है धरती, अर्थ। इसका पूरे मतलब जो जियोलॉजिकल जो मापा गया है, जो सर्वे किया गया है, उसमें इस पूरी प्लेनेट का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 14 यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस से और 15 डिग्री सेल्सियस तक के बीच होना चाहिए होल वर्ल्ड का। लेकिन ये अलग अलग कंट्रीज़ में, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो 364.8 आवर्स में तो टेम्परेचर बदलता रहता है उस चक्कर लगाने के कारण। और दूसरा जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर बदलता है साहब, वो बदलता है जो इस नेचर में, इस प्रकृति में जो ग्रीन हाउसेज जो बनती रहती हैं उनके कारण ये टेम्परेचर स्थान यानी जगह और राष्ट्र दोनों के हिसाब से बदलता रहता है। तो कहीं कहीं पर ये एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक प्लस में चला जाता है। अर्थात एवरेज टेम्परेचर जितना मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होना चाहिए होता है नॉर्मली, वहाँ तक पहुँचता है। जैसे ही ये बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है साहब? ये बढ़ता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वातावरण में, वायुमंडल में धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ाने में क्या, कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है जानते हैं आप? बढ़ाने में, इस टेम्परेचर को सबसे ज़्यादा बढ़ाने में जो जिम्मेदार है वो है
भारत सरकार का सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से सुन लीजिए, भारत सरकार का सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत में ग्लोबल वार्मिंग और इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 90% जिम्मेदार है। गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए, खुद देख लीजिए क्या कर रहा है साहब ये भारत सरकार का सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके 2 लेन 4 लेन 6 लेन 8 लेन सड़कों का निर्माण कर रहा है। सड़कों का निर्माण ऐसे होता नहीं, पहले पेड़ों को काटना पड़ता है। पेड़ मैक्सिमम पेड़ 12 घंटे ऑक्सीजन और 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और सिर्फ एक पीपल का पेड़ है जो 24/7/365 पीपल का पेड़ 24/7/365 ऑक्सीजन छोड़ता है। और वट वृक्ष जिसकी कल को सभी माताएं बहनें सुहागिनें पूजा करेंगी, बरगद का पेड़ 20 आवर्स 20 घंटे से लेकर के 22 घंटे तक ऑक्सीजन छोड़ता है, सिर्फ 2 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, छोड़ता है। यानी कि बाकी टाइम वो ये ग्रहण करता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन देता है। और पीपल का वृक्ष लगभग वो 2-3 मिनट के अंदर, मतलब पूरे उसमें सर्कल में 24 घंटे के जो एक सर्कल है उसमें 23 घंटे और लगभग ये मान लीजिए कि आप 55 मिनट तक, 23 घंटे 55 मिनट के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसा है, जाकर सर्च कर लीजिए। 90% जिम्मेदारी किसकी है साहब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने की? भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की। और ये उस पर्यावरण मंत्रालय से पूरी तरह से अटैच है, मिला हुआ है उनकी मंजूरी लेने के लिए, जिसने अभी आपने पिछले साल देखा है साहब, और अभी भी आप अखबारों में पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। बद्रीनाथ धाम अगले आने वाले 10 सालों में, बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं है, जोशीमठ का जो हाल है, तो बद्रीनाथ धाम विलुप्त होने के कगार पर है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम ग्लेशियर हैं हमारे, जो आपने पुराणों में पढ़ा कभी किसी समय की भगीरथी जी जो है गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे और शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। वो एक पुराणों की जो व्याख्या है सब उन लोगों को समझाने के लिए लिखी गई है जिनको धर्म की ABCD भी समझ में नहीं आती, उनके लिए है वो। अन्यथा साइंस ने ये साबित कर दिया है कि गंगोत्री धाम ग्लेशियर है, यमुनोत्री धाम ग्लेशियर है। और अब वो कितने सुकड़ गए हैं आप सब जानते हैं, जो वहाँ पर गए हैं, हम भी जानते हैं। और हम नहीं जा रहे हैं भाई अब कहीं भी, क्योंकि जाना उचित नहीं समझते। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यमुनोत्री और गंगोत्री जाएंगे तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और सूर्य की किरणें जो सीधे वहाँ पर जब उस बर्फ़ पर पड़ेंगी तो बर्फ़ पिघलेगी। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि कुछ समय बाद ही, बहुत जल्दी, इतनी ज़्यादा आबादी, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे कि जय सिया राम। इससे ज़्यादा मैं आप कुछ नहीं कह सकता। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने में साहब जब ये चौड़ाकरण करते हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय वाले जब किसी सड़क को चौड़ा करते हैं तो खोदते हैं। खोदने के बाद पत्थर रेत बजरी, पहले तो मिट्टी निकलती है, डंप निकलता है, पूरा डस्ट उड़ती है, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक डस्ट उड़ती है, अत्यधिक, जो CO2 बढ़ाती है। और अन्य अनेक गैसें उड़ती हैं साहब, देखना मुश्किल हो जाता है। सब जानते हैं इस बात को, ये कोई सामान्य सी बात है आपकी देखी हुई। फिर उसके बाद पत्थर रेत बजरी को तोड़ा जाता है, पत्थर बिछाए जाते हैं, छोटे कई पत्थरों को तोड़ा जाता है, फिर छोटे पत्थर बिछाए जाते हैं, फिर उनके ऊपर रेत बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर पानी डाला जाता है, फिर उसके ऊपर रोलर चलाया जाता है, फिर उसके ऊपर रेत डाला जाता है, फिर उसके ऊपर तब अंत में जा कर के रोड़ी के साथ डामर, यानी कि वो जो होता है वो मिला करके जो है सड़क बनाई जाती है। तारकोल जिसको बोलते हैं, चिपचिपा काले रंग का जो पदार्थ होता है, फिर वो सड़क बनाने में यूज़ किया जाता है। उसकी हीट जो है वो इतनी हीटेड किया जाता है, 500 डिग्री टेम्परेचर तक उसको बढ़ाया जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस तक उसको डामर को, तारकोल को पिघला करके तब उसको फ्लैट करके फैलाया जाता है।
तब वो उस पर जा कर के ईंट रोड़ी बजरी के ऊपर सेट होता है और उसके ऊपर फिर रेत बिछा करके उसके बाद उसके ऊपर वाइट जो है चूना छिड़क करके उसको प्लेन करके समतल कर दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है और रोड रोलर के ऊपर ठंडा पानी डाल करके उसको प्लेन किया जाता है। ऐसे सड़क बनती है साहब। तो जितनी हीट डामर के अंदर डाली जाती है उतनी हीट सड़क जब उस पर यातायात चलता है तो उतनी ही हीट वहाँ से पैदा होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य आपको बता रहा हूँ मैं। अब क्या हुआ साहब, ये जो बरेली कांड हुआ ये इसका जीता जागता उदाहरण है। वातावरण में ग्रीन हाउसेस के कारण और इन गैसों के कारण जो टेम्परेचर बढ़ता है दो तरह से बढ़ता है। जब सूर्य, जिसको हम जब कहते हैं ना, जैसे 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण हो गया भाई, अब उत्तर दिशा में आ गया, उत्तरायण हो गया है ना, सारे शुभ काम होने शुरू हो जाते हैं और गर्मी बढ़नी शुरू होती है धीरे धीरे धीमे धीमे और अप्रैल में आकर वो अपने चरम पर होती है। मई में तो अब विकासनगर का ही टेम्परेचर अभी आज 34 है और मौसम विज्ञान ने कल की भविष्यवाणी कर रखी है 37 की, और 2 दिन बाद ये 40 और 41 को पार कर जाएगा, यानी कि हमारे एवरेज टॉप टेम्परेचर झेलने से 4-5 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा। अब अगर ये कुछ दिनों बाद 5 डिग्री तक और बढ़े तो कहाँ तक पहुँचेगा? 45-47 तक। फिलहाल एट प्रेजेंट विकासनगर का टेम्परेचर यहाँ तक पहुँचेगा, मिनिमम पहुँचेगा 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। तो शाम को तो वो आराम से जो है जी लगभग बराबर रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। अच्छा, एक और मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जो टेम्परेचर होता है ना, शरीर का जो औसत टेम्परेचर होता है वो एक वयस्क के मुकाबले में 0.2 से लेकर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी कोशिकाएं कमज़ोर होती हैं, वो झेल लेता है। लेकिन मज़े की बात दूसरी ये है कि मेडिकल साइंस में जैसे ही वो 38 डिग्री सेल्सियस अर्थात 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है, बुखार की श्रेणी में आ जाता है। और आजकल यही चल रहा है साहब, बाहर जो आप देख रहे हैं बहुत सारे अनेक जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हुए हैं। उसका कारण यही है कि बाहर के टेम्परेचर और भीतर के टेम्परेचर में आपके शरीर का बाहर का टेम्परेचर, आपके शरीर के अंदर भी एक टेम्परेचर कंटिन्यूटी में काम करता रहता है। आइज़ वाइज वगैरह, जैसे अब मुझे साहब ये पास का देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है ना, तो वो टेम्परेचर के कारण होता है। सारा आइज़ का जो सारा खेल है, हर जगह टेम्परेचर का एक सिस्टम बना हुआ है। ये प्राकृतिक संतुलन, इसको प्राकृतिक संतुलन कहते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार मानव शरीर में प्राकृतिक संतुलन बना हुआ है, नेचर ने बाहर जो हम देख रहे हैं संसार को, वहाँ पर भी अपना एक प्राकृतिक संतुलन बनाया था, जिसको मनुष्य ने अपनी भोग और वासनाओं के कारण भोगने के उससे इसको छिन्न भिन्न करके तहस नहस कर दिया है। और आप हैरान रह जाएंगे, पिछले 12 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग इस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जो कार्यक्रम चल रहे हैं जगह जगह 2 लेन 4 लेन 8 लेन 6 लेन बनाने के, लगभग उससे पहले की सरकारों ने जितनी प्रजातियों का पेड़ काटते हैं ना सबसे ज़्यादा, तो पेड़ काटने के कारण जितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े और उनका विनाश होता है, वो केवल विनाश ही नहीं होता, वो लुप्त हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। उतना 12 साल में इस गवर्नमेंट ने कर दिया है साहब, सत्यानाश पीट दिया है पूरे पर्यावरण का, वातावरण संतुलन का। और उस जो पीटा है नाश, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली 90% उसके लिए जिम्मेदार है। और ये वीडियो पर मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इसका नाम ले रहा हूँ कि भविष्य में जब कभी पुनः लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, उत्तराखंड देहरादून फिर से गुस्ताखी करेगा विकासनगर मुख्य बाज़ार को तोड़ने के संबंध में, तो तुरंत जो फाइल मैंने तैयार कर रखी है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत भेज दूंगा। और अपना ये वीडियो जितने मैंने बनाए हैं और जो मैंने आपको बताया है, वो सारे वीडियोज़ एज एकेडमिक वीडियो हैं मेरे, वो सारे के सारे एज ए प्रूफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए जाएंगे। एज ए प्रूफ मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखित में है। मुझे
भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने लिख के दे रखा है। मुझे पीएमओ में शिकायत दर्ज के उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लिख के दे रखा है। मेरी शिकायत अभी पेंडिंग चल रही है 2 महीने से। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के यहाँ, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है और वो जवाब देंगे भी नहीं। तो वो चिट्ठी प्लस जितने वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, प्लस जो मेरा साथ विकासनगर मुख्य बाजार बचाओ अभियान में तमाम व्यापारी भाइयों ने हृदय से दिया है, जिसमें हमारे वर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री दोनों सम्मिलित हैं और उपाध्यक्ष तीनों सम्मिलित हैं। तो आप चिंता ना करें, इस बाज़ार को कुछ नहीं होने वाला, ये तो बिल्कुल तय मान के चलें। अब आप तो हमें जो एकेडमिक वीडियो आपके साथ अपलोड कर रहे हैं, यही है कि आप देखते रहिए चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। 3 रुपये पेट्रोल, 3 रुपये डीजल और 2 रुपये पर किलो सीएनजी पर अभी बढ़े हैं और बढ़ने की संभावना है। ये आप तैयारी रखिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। कुछ वाहियात वीडियो भी चल रहे हैं साहब। 2013 का में ऐसा था और ये भाव था। तो भाई 2013 में इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का रेट यही था जो आज है, और डीजल पेट्रोल बिक रहा था 66-77। तो इसलिए नहीं बिक रहा था, उससे पहले आपके बहुत ही ज़्यादा बड़े अर्थशास्त्री रहे, योजना आयोग के चेयरमैन रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हमारे, फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है, उनका सम्मान है, क्योंकि वो बीच में नहीं है ना हमारे, तो उनका सम्मान करता हूँ मैं। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में जब वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रहे, 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया यूपीए सरकार ने और 1,44,000 करोड़ रुपए से लेकर के 2 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे इन सरदार जी ने 2005 से लेकर 2010 के बीच, चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए, जिनकी मैच्योरिटी 15 साल और 20 साल थी। 20 साल वाले अभी कैश हुए हैं मार्च में, जिसका भुगतान गवर्नमेंट ने 8.45% के हिसाब से किया है। 20 साल वाले बॉन्ड का लगभग 8.5% ब्याज की दर से उस बॉन्ड का भुगतान करना था। 20 साल की लंबी पीरियड के लिए जारी किए गए थे 2006 में। 2026 में उनकी मैच्योरिटी वैल्यू थी, जो बनी तकरीबन 3,50,000 करोड़ रुपए के आसपास वो बैठी थी। एग्जैक्ट फिगर गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए। ऐसे काम भी सरदार मनमोहन सिंह जी कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े अर्थशास्त्री थे भाई। चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने, इन कंपनियों को बचाने के लिए, और कहने को पब्लिक पर कोई रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन पब्लिक पर अब जो रेट बढ़ा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सरकार अपने पास से कुछ नहीं देती, सब कुछ पब्लिक का ही है। पब्लिक जो टैक्स भरती है ना, उससे सरकार चलती है। कब समझोगे यार आप लोग? ये जो फालतू का ज्ञान बांटने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आ जाते हैं ना कुछ लोग और रिले बनाते हैं, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था। अरे उन्हीं के ज़माने में सबसे ज़्यादा घोटाले हुए थे 12 लाख करोड़ रुपए के, और 2 लाख करोड़ रुपए के जो बॉन्ड जारी हुए थे, जिनका भुगतान करना पड़ा। कुछ का भुगतान सरकार को करना पड़ा 2005 और 15 2020 में करा था। और ये मत कह देना कि उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जब बॉन्ड जारी करे थे 2002 में, ओ भैया 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करे थे 3 साल के लिए, और जब सरकार गई तो पैसा चुका कर गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। किसी पे कर्जा नहीं छोड़ के गए थे सरदार मनमोहन सिंह के भरोसे कि सरकार बदल जाएगी तो सरदार जी पेमेंट करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो ऑयल बॉन्ड जारी करे थे, उनका पेमेंट भी करके गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऐसा ऊट पटांग मत बक दिया करो, जाकर पढ़ लिया करो पहले भाई। तभी मैं कहता हूँ मेरा चैनल एज ए सोशल, रिलीजियस एंड फिलोसफर, यूनिवर्सल ट्रूथ, ग्राउंड रियलिटी चेक, फैक्ट चेक, रियलिटी ट्रूथ के बाद बनाया जाता है भाई, तब अपलोड करता हूँ। इसलिए कहता हूँ ये एकेडमिक वीडियोज़ हैं,
जिनको बोर होना है वो होते रहो भैया। जितांश अग्रवाल को इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सच बताया जाएगा, वीडियो अपलोड होगा तो सच होगा। और ये क्यों हुआ, बरेली में जो कांड हुआ अभी बुधवार को, वायुमंडल में जब तापमान के दबाव में असंतुलन कैसे होता है, जब गर्म हवा ऊपर और नम हवा तेजी से ऐसे बहने लगती है। कहाँ से, हमारे चार धाम से आती है बिल्कुल ठंडी हवा। पहाड़ों पे जब बर्फ़ पड़ती है या टेम्परेचर नीचे होता है तो वहाँ से आती है ठंडी हवा। और प्लेन में क्योंकि समुद्र है मुंबई, वहाँ वो कहलाता है प्लेन एरिया। समुद्र तट से मुंबई सिर्फ तकरीबन 20 फुट की ऊंचाई पर ही होगा। लेकिन महाराज समुद्र तल से जो नापाई करी जाती है ना, बाबा बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम पर कहते हैं वो 12-15 हज़ार फुट की ऊंचाई पर हैं। वहाँ से तो हवा जब वहाँ से ठंडी होकर बहती है और जाकर टकराती है बीच में, तो जहाँ पर भी गैप मिलता है उसको, ठंडी हवा को गर्म हवा के साथ, तो एक 0 पॉइंट होता है, ऐसे 0 पॉइंट होता है एक, ये ऊपर उठती है ठंडी हवा, नीचे आती है, बादलों के घर्षण से पैदा होकर के तेजी से घूमते हुए चक्रवात का निर्माण करती है भाई। एआर इंटर कॉलेज में जब 6, 7, 8 में पढ़ता था ना, तो मेरे पिताश्री के साथ, जो मेरे दादाजी के ज़माने में आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में टीचर्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और एनवायरनमेंट पढ़ाया करते थे ना, मुझे एक भी टीचर की बात तब समझ में नहीं आई। वो नहीं समझा सके इसको। जब मैंने जाकर के इंटर कॉलेज में अपने क्राइसिस के पीरियड में पढ़ाया तो मुझे दोबारा समझना पड़ा। वहाँ से जब एक टीचर छुट्टी लेकर चली गई, फिर वो आई नहीं, और एक टीचर और चली गई, है ना, BDM इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ाया है भाई, हरबटपुर 1.5 साल अपने क्राइसिस के पीरियड में, जब मेरी शॉप का वो हुआ था कांड। उद्योग व्यापार मंडल वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नई पीढ़ी नहीं जानती। तो मैंने उस दौरान पूरी एनवायरनमेंट साइंस प्लस सोशोलॉजी प्लस ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारी दोबारा से पढ़कर समझ ली, और वो समझ में भी आ गई। तो वायुमंडल में जो दबाव का जो अंतर होता है, जब वो हिंसक रूप धारण कर लेता है, इसके कारण जो डामर बिछाया जाता है ना, उसकी जो हीट होती है, समुद्र का पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है धरती, और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है धरती पर पड़ा हुआ डामर, तारकोल, जो वो क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस पर होता है गर्म, और तब जाकर के वहाँ डाला जाता है 200 से 500 डिग्री सेल्सियस पर, तभी तो चिपकता है ना उस पर, तब तो गाड़ियाँ दौड़ेंगी उस पर। और उसकी डेंसिटी के हिसाब से भी है भाई, इस पर कितने वजन की गाड़ी दौड़ेगी। 16 टायरा ट्रक उस पर चलेगा, है ना, और 16,000 किलो 1600 टन वजन लेकर चलेगा, तो उस हिसाब से उसकी डेंसिटी भी तो बनाई जाएगी ना, तो उसमें कितना मटेरियल लगेगा, तो वहाँ से हीट कितनी निकलेगी, समझ लो। ये जो फालतू की बकवास करके ज्ञान बांटने आजकल सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आ रहे हैं ना, कुछ विकास नगर के नए है ना, यूनिवर्सिटी के टॉपर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर, तो उनको बता रहा हूँ मैं। तो जो तेज हवाएं चलती हैं, फिर उससे क्या होता है साहब, बादलों में उधर डस्ट ऊपर उड़कर जो कालापन आप देखते हैं, आपने विकास नगर के ऊपर भी देखा होगा, अनेक बार ऐसा हुआ है, दिन में रात होते हुए देखी। अभी पिछले दिनों हुई थी, अभी पिछले संडे को, लास्ट संडे को हुआ था, जब दिन में रात हो गई थी, लगभग 7:30 बज रहे थे उस समय जब दिन में रात हुई थी, और 9:30 बजे तक ऐसा दृश्य रहा था, उसके बाद छटा था। तो वो जो डस्ट उड़ती है और जो गर्मी निकलती है, वो डेंसिटी के हिसाब से, जितनी लेयर के हिसाब से वो सड़क डाली गई थी, वहाँ से जो कालापन होता है वो उस डस्ट के साथ मिलके वहाँ बादलों पर जाकर मिल जाता है, और उसके कारण वायुमंडल में एक हिंसक वातावरण बन जाता है। ये प्रकृति का नियम है, और ये साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे जो बादल बनते हैं तब चमकती है, वो बिजली गिरती है और कड़कती है, और उधर से अगर बारिश पड़ जाए और ओले पड़ जाएँ, तो जो 12,000 फुट की ऊंचाई पर जो है, वहाँ से ठंडी हवाएं आ जाती हैं। यहाँ गर्मी है
डामर के ऊपर गर्म हवा निकल रही है, समुद्र से पानी पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहाँ से भी गर्म हवा निकल रही है, ऊपर उठ रही है ना भाप बन करके, और वहाँ पड़ गई बारिश और ओले, तो वो जब जा कर के जहाँ पर सेंटर उसको मिलेगा टकराएगी तो भैया फिर तो हिंसक रूप धारण करेगी ना। तो ये आज मैंने आपके साथ बहुत शानदार उन स्टूडेंट के लिए उनको समझाया है। उनकी समझ में आया नहीं आया मैं नहीं जानता, मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्वाइन करें और सीखें कुछ। बने रहिए चिरांश अग्रवाल के साथ, जानते रहिए नया नया सच, ग्राउंड रियलिटी, फैक्ट चेक एंड ट्रुथ 100% और वेदांत सम्मत विचार। जय श्री राम, राम राम जी।